नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। हमारे प्रदेश के किसान भाई खेती के साथ बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई बकरी की सिरोही नस्ल का पालन करना चाहते हैं, वे अपने स्तर पर इन्हें कम खर्च में पालकर अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वेटनरी कॉलेज बल्लभनगर उदयपुर के डॉक्टर ML गुर्जर। प्रारंभिक में अगर बकरी पालन करना चाहता है तो जो प्रारंभिक खर्चा है, जैसे अपन गाय भैंस का प्रारंभ करना चाहें, उसके बनिस्पत बकरी का जो खर्चा है, बकरी व्यवसाय शुरू करना, वो बहुत कम है। जानवर का खर्चा है और छोटा मोटा अपना शेड बना दिया, टीन शेड डाल दिया, तो इनिशियली में जो बहुत कम खर्चा होता है, बस उसके लिए कि अपन को ग्रेजिंग के लिए एरिया चाहिए, चरागाह होना चाहिए और साथ में अपन थोड़ा सा उसको चारा वगैरह दे देते हैं। प्रदेश के बहुत से लघु एवं सीमांत किसान बकरी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान बकरी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे प्रमुख बात है बकरी के उन्नत नस्लों के चुनाव की। इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी लाए हैं बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में। बात करते हैं सिरोही नस्ल की। सिरोही नस्ल को जो नस्ल है वो एक तो उनका कलर जो है टैन कलर होता है, पीला कलर भी होता है और उस पर चित कबरे धब्बे टाइप भी होती है। और इसकी एक इसकी कमर जो है झुकी हुई होती है, यानी पीठ जो है इसकी झुकी हुई होती है, जो प्योर नस्ल के एनिमल होते हैं। और बाकी इसमें कई जानवर में सींग होते हैं, कई में नहीं भी होते हैं, जैसे जिसको नहीं होते उसको अपन पोल्ड एनिमल्स बोलते हैं। दूसरा इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये कि इसके ये जो ट्रिपल पर्पस ब्रीड, दूध उत्पादन के लिए भी पालते हैं और मांस उत्पादन के लिए भी पालते हैं, और जो इसके जो बाल होते हैं वो भी जो है कई चीज़ें बनाने में काम में लेते हैं। और दूसरा इसका जो दूध है, छोटे बच्चों को इनके दूध पिलाने के लिए भी जो है रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनकी साइज जो है वो छोटी होती है और ये फैट भी कम होती है और आसानी से जो है पच जाता है। तो छोटे बच्चे इस बकरी के दूध को आसानी से पचा सकते हैं। और बकरी हर चीज़ खाती है। एक कॉमन कहावत है कि राजस्थान में बकरी छोड़िया ढाक और ऊँट छोड़िया आँख। तो कहने का मतलब है बकरी जो है सब चीज़ को खा जाती है, सूखा चारा वगैरह और दाना खिला देते हैं, जैसे जो है मक्का है, तो उसकी जो है बढ़वार जो है बहुत ही बढ़िया होगी। खाली जो है कैलोट्रोपिस स्पीसीज जो होती है का मतलब ये है कि हर चीज़ के मिनरल्स भी काफ़ी होंगे, न्यूट्रिएंट्स में जैसे प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, तो बकरी का दूध बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही साथ इसके जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े होते हैं, यानी उनके ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है। तो इसमें कई में दो बच्चे, एक साथ 2 बच्चे भी देती है, कई 3 बच्चे भी देती है और उनका वजन बहुत फास्ट गति से बढ़ता है। तो जल्दी अगर बड़े होंगे, जल्दी वजन बढ़ेगा, तो मीट वाला एनिमल है, तो जितना वजन ज़्यादा बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा तो खिलाने का खर्चा कम होगा और किसान को जो है पैसा ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, बकरियों की सही बढ़वार के लिए समय समय पर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। इसके अलावा बकरियों को साल में 3 बार कृमिनाशक दवा पिलाएं, ताकि पेट के कीड़ों से निजात पाई जा सके। इस नस्ल में बीमारी भी बहुत कम लगती है और खाली इनको साल में 2 बार अपना जो डीवर्मिंग कर दें, पेट में कीड़े मारने की दवाई पिला दें और कुछ जो मोटी मोटी बीमारियां हैं उनके अपन टीके लगा दें, तो इसमें जो है किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकता है। किसान भाइयों, बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखें कि इसका फर्श कच्चा रहे, ताकि बकरियों के मूत्र को आसानी से सोख सके, जिससे बकरियों को हमेशा सूखा स्थान मिले। इस तरह बनाए गए बाड़े में बकरियां स्वस्थ रहेंगी, जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी और इनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसका जो है बर्थ वेट जो है करीबन जन्म के समय इसका वजन जो है 2.5 से 3 किलो के आसपास होता है और उसी गति से बहुत जल्दी बढ़ता भी है। और दूसरा ये कि ये नस्ल जो है मतलब हर चीज़ को खा लेती है, तो कोई इसको खिलाने का ही अलग से खर्चा नहीं होता है। मेल का बॉडी वेट जो है एवरेज जो है करीब जो है 40-45 किलो होता है और फीमेल का करीब जो है 30-35 किलो होता है अडल्ट का। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
पशुओं में थनैला रोग तेजी से बढ़ रहा है और इस रोग से पीड़ित पशु दूध देना कम कर देते हैं या फिर बंद भी कर देते हैं। पशुओं में यह रोग मुख्यतः साफ सफाई में कमी की वजह से होता है। पशुपालकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार से। आज मैं आप लोगों को दुधारू पशुओं में एक बहुत ही भयंकर बीमारी थनैला के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। थनैला मुख्यतः थन का बीमारी है जिसमें कि संक्रमण लग जाता है थन में, उसी को बड़े तौर पे थनैला बोला जाता है। और एक बार अगर थनैला हो जाता है तो हमारे जो पशुपालक हैं उनको काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो दूध उत्पादन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। थनैला जो मुख्यतः होता है ये गंदगी की वजह से होता है। हम अपने पशु को जहाँ पे रखे हुए हैं, अगर हम गंदे जगह पे रखे हुए हैं तो थनैला होने का चांसेस रहेगा। या जहाँ पर हम अपने पशु को रखे हैं वो काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह है, अगर वो बैठती है हमारी पशु और उसके थन में वहाँ उबड़ खाबड़ होने की वजह से उसके थन में चोट लग जाता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जो दूध उत्पादन जो हमारा पशु का है, अगर हम लेट कर देते हैं उसके इलाज में तो परमानेंटली उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। अगर 15 लीटर देने वाली जानवर है तो वो 10 से 12 लीटर पे रुक जाएगी। तो जिंदगी भर उस पशु से किसान भाइयों को घाटा का सामना करना पड़ेगा। अगर थनैला हो जाता है तो उसके बचाव के लिए आपको 3-4 दवा है जो आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा और ये एंटीबायोटिक जो भी निकट में आपके पशु चिकित्सक हैं उससे आप जानकारी ले लीजिए कि कौन सा एंटीबायोटिक हमको यूज करना है। पहले लेवल पर अगर आपका थनैला का बीमारी पकड़ में आ जाता है तो माइल्ड एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करते हैं और अगर सीवियर कंडीशन रहता है तो फिर हार्ड एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ थनैला में तेज बुखार देखने को मिलता है तो हमको बुखार कम करने का दवा देना है। चूँकि जो दवा हम लोग सुई देते हैं तो थन तक उसको पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है, तो थन में देने वाला भी एक एंटीबायोटिक आता है। तो सुई के साथ ही साथ हमको उसको थन में जो एंटीबायोटिक लगाया जाता है उसका भी हमको उपयोग करना है। और उसके साथ हमको उनको मल्टीविटामिन देना है, क्योंकि बहुत तरह का जब दवा चलता है तो पशुओं का भूख खत्म हो जाता है, तो उनको भूख बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन देना है। अब जो थनैला को हम कैसे रोकथाम करें कि हमारे जो पशु हैं उसको थनैला ना हो, तो इसमें हमको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो भी हमारे पशु को जो दूध दूता है, दूध दूने के पहले उसको साबुन से हाथ धोना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो थन है उसको भी हमको साफ पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए और तौलिया से उसको सुखा लेना चाहिए। उसके बाद ही हमको उसका दूध दूना चाहिए। दूध दूने के बाद जो उसका जो छेमी होता है उसको लाल दवा हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, जिसको पोटासियम परमैंगनेट भी बोला जाता है, उसका घोल बना लेना चाहिए, 1% घोल। उस दवा को अच्छे से घोल के हर थन में करीब 15 से 20 सेकंड तक उसको डुबा के रखिए, छेमी को उसके। हमको कुछ देर तक अपने पशु को खड़ा रखना है, क्योंकि जब हम लोग दूध देते हैं तो जो छेमी का दूध नलिका जो रहता है वो करीब आधे घंटे तक खुला रहता है। और वैसे कंडीशन में अगर हमारे पशु बैठ जाते हैं ज़मीन पर तो ज़मीन में बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं जिनको थन में प्रवेश करना काफ़ी आसानी होता है, क्योंकि उसका नली खुला रहता है। तो हमको जानवर को खड़ा रखना है। खड़ा रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमको अपने जानवर को उस टाइम भोजन दे देना है। साथ ही साथ जहाँ पर हम जानवर को रख रहे हैं वो जगह सूखा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और उबड़ खाबड़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ये सब अगर हम तरीका अपनाते हैं तो जो थनैला होने का जो चांसेस रहेगा वो कम होगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, अभी शरदकालीन गन्ने की खेती का समय चल रहा है। यह फसल तैयार होने में अधिक समय लेती है और शुरुआत में इसकी बढ़वार भी धीमी होती है। ऐसे में गन्ना की 2 लाइनों के बीच अन्य कम अवधि वाली फसलों को लगाकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो किसान किस तरह से करें गन्ने के साथ अन्य फसलों की खेती, आइए इस बारे में जानते हैं उप गन्ना प्रबंधक मनोज कुमार शुक्ला से। वर्तमान समय में शरदकालीन गन्ना बुआई प्रारंभ हो चुकी है, जिसका सबसे बढ़िया समय जो है 15 सितंबर से और पूरे अक्टूबर का होता है, जिसमें किसान भाई गन्ने के साथ साथ सब फसल के रूप में तोरिया, आलू, धनिया, सब्जियों की फसलें आसानी से लेकर दोहरा लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे बढ़िया गन्ने के साथ इस समय आलू की खेती किसानों को काफी लाभप्रद हो रहती है किसानों के लिए, क्योंकि आलू की खेती गन्ने के साथ करने से गन्ने की फसल भी काफी बढ़िया होती है। किसान भाइयों, गन्ने के साथ आलू की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तैयारी कर ली जाए। 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करने के उपरांत 2 से 3 बार कल्टीवेटर करके खेत को काफी भुरभुरा बना ले। इसमें 10 कुंटल खेत की तैयारी के समय सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अवश्य मिलावें, जिससे आपके खेत में उर्वरक के साथ साथ कंपोस्ट खाद भी बहुत जरूरी होता है, जो कि गन्ने के साथ साथ जो भी आप फसल लगाते हैं उसमें उसकी अच्छी स्थिति रहती है, अच्छी पैदावार होती है और आपको गन्ने की पेड़ी भी अच्छी मिलती है। गन्ने के साथ सहफसली खेती करते समय उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखनी होती है। गन्ने में दिए जाने वाले उर्वरकों के अलावा गन्ने के साथ ली जाने वाली सहफसलों के लिए भी अतिरिक्त उर्वरकों की आवश्यकता होती है और गन्ने के लिए संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग गन्ने की लाइनों में करें और सहफसलों के लिए अलग से उर्वरक दें। गन्ने के लिए दिए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है। गन्ने के साथ अन्य जो भी फसलें उगाई जाएंगी उनके लिए उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है। किसान भाइयों, इन उर्वरकों में से यूरिया की 1/3 मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें। शेष यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है। इसके बाद ट्रेंच विधि से गन्ने का कूड़ खोल दें और कूड़ खोलने के उपरांत उसमें 4 फीट की लाइन के बीच में 2 नालियां हम आलू की बनावें। आलू की प्रजातियों में कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, ये दोनों प्रजातियां बहुत इस समय प्रचलित हैं, जिनको लगाने से किसानों को काफी लाभ होगा। 1 एकड़ खेत में गन्ने के साथ सहफसल के रूप में आलू 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बोवें। आलू के लगाने से गन्ने में मिट्टियों में भुरभुरापन रहता है, जिससे गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होता है और गन्ने की उत्पादकता ट्रेंच से अन्य मेथड के हिसाब से, अन्य विधि के से करीब 1.5 गुना ज्यादा होती है। साथ ही साथ अगर सहफसल के रूप में हम आलू की खेती कर रहे हैं गन्ने के साथ साथ, तो 15 से 20% वो अतिरिक्त आपको जो है लाभ के रूप में गन्ने से मिल जाती है। इससे गन्ने की जो है पैदावार बहुत बढ़ती है और साथ साथ में किसानों को 2 गुनी उपज आलू की भी मिलती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में सरसों की खेती भी गन्ने के साथ की जा रही है, जिसमें 1 एकड़ खेत गन्ने के साथ हम सरसों लगा के करीब 3 से 4 कुंटल कम से कम सरसों की पैदावार ले सकते हैं। अक्टूबर अंतिम सप्ताह में अगर हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उस समय जो है पीली सरसों, जिसकी पैदावार जो है 6 से 7 कुंटल तक है, को लगा के हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के कृषक प्रकाश चंद ने। यह पत्ता गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पत्ता गोभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग। तो किसान भाइयों, हम सर्वप्रथम हम यदि बात करें कि जो हमारे पत्ता गोभी की फसल है, तो सिंचाई प्रबंधन के रूप में हम जैसे किसान भाई हमारे जानते हैं कि पत्ता गोभी की जो फसल है उसमें लगभग हम जब पौधे अपने रोपण करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमको हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे हमारे पौधे वृद्धि करना प्रारंभ कर दें। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे 1-2 दिन तक हम हल्की सिंचाई करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम जैसे हमारे पौधे अच्छे से वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद हम लगभग 10 दिनों के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छे से वृद्धि करते रहते हैं। पर एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे फसल में हमारे पत्ता गोभी की फसल में पत्ते वाले गांठ टाइप से बनना प्रारंभ हो जाए, उस समय पे हमें अपने जो भूमि है उसमें नमी पर्याप्त तरह से बनाए रखना है, जिससे हमारे जो पत्ते का आकार है वो अच्छे बना रहे, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छे से उसका लाभ मिल सके, उसका आर्थिक वृद्धि उनकी अच्छे तरीके से हो सके। किसान भाइयों, फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप खरपतवार नियंत्रण और यूरिया का संतुलित मात्रा में उपयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पत्ता गोभी में तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम जैसा कि हम निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं। जो खरपतवार पत्ता गोभी की फसल में निराई गुड़ाई के द्वारा जो करते हैं वो खुरपी की सहायता से करते हैं। खुरपी की सहायता से जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो खरपतवार है वो हम जब निकालते हैं तो उस समय पे हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से हमको अपने खरपतवार को उखाड़ना नहीं चाहिए कि हमारे जो पत्ता गोभी के पौधे हैं वो भी हमारे बाहर आ जाएं। तो इसलिए हमको जब खरपतवार प्रबंधन करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम सिंचाई कर दें उसके जब करने के पहले जब खरपतवार प्रबंधन करते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि जो हमारे पौधे हैं उसको कोई नुकसान नहीं होता और हमारे खरपतवार आसानी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो इसके बाद हम यदि बात करें खाद एवं उर्वरक के रूप में, तो खाद एवं उर्वरक के रूप में हम देखें तो जो हमारी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई है उसको हम लगभग 6 से 7 सप्ताह के बाद हम जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है उसका हम छिड़काव करते हुए हम देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो आने वाले समय में हमारे पौधों को खाद एवं उर्वरक के रूप में हमको पौधों को आवश्यकता होती है, उस रूप में हम इसको देते हैं। तो हम देखते हैं डायमंड बैक मॉथ नामक कीट भी इसमें भी जो पत्ता गोभी की फसल में देखने को मिलता है। यह कीट भी मुख्य रूप से हमारी अत्यधिक फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियां हमारे पीलेपन लिए हुए हरे भूरे रंग की और शरीर पर हल्के भूरे रंग के रंग लिए आकार की होती हैं, जो हमारे फसल को काफ़ी पौधे को काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। जो हमारे छोटे जब फूल जो हमारे पत्ता गोभी के फसल है जो छोटे छोटे होते हैं उस समय पर हमारी जो फसल है उसमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे पत्ता गोभी के जो फसल है उसका आकार छोटा हो जाता है और इससे लगभग हमको देखते हैं जो 40 से 50% तक का नुकसान हमको देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए डीपेल L8L का 1000 मिलीलीटर की दर से हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हुए हम इसका नियंत्रण करते हैं। किसान भाइयों, अब हम जैसे रोग की बात करें तो उसमें पत्ता गोभी की फसल में कि झुलसा रोग भी हम पत्ता गोभी में देखने को मिलता है। यह रोग भी पत्तियों को गोल आकार के छोटे और से बड़े आकार के भूरे धब्बे बना लेते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ये जो होते हैं जो बीमारी है यह छल्ले नुमा आकार के अपने धारियाँ के रूप में अपना पहचान के रूप में हम इसको देखते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो है मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की हिसाब से पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं झुलसा जो रोग है पत्ता गोभी में उसका नियंत्रण किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।